डियर स्टूडेंट, अगर आपको भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचना है और क्रॉप करना है। तुरंत 5 सेकंड में उस क्वेश्चन का आंसर वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, राजस्थान बोर्ड का हो या अदर किसी भी बोर्ड का हो, या क्लास 6 से 12 आईआईटी, जेई, नीट या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ के इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउटनेट पर। साथ ही डाउटनेट पर क्लास 9 से 12 के बच्चों के लिए लाइव क्लासेज हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में चल रही है। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे इस एप्लीकेशन पर पढ़ाई कर रहे हैं। डाउटनेट के इस एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड कीजिए, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 विज्ञान और कक्षा 10 विज्ञान का जो क्रैश कोर्स है 2021 की बोर्ड एग्जाम के लिए वो हमने स्टार्ट कर रखा है। बाकी के वीडियो अगर आपको देखने हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप उन चैप्टर के क्रैश कोर्स भी पढ़ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर 2021 यानी 2021 की बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम पढ़ने वाले हैं। और चैप्टर नंबर 12 है आपके प्रमुख प्राकृतिक संसाधन, यानी जो चैप्टर नंबर 12 है आपके प्रमुख प्राकृतिक संसाधन, इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम आंसर सहित पढ़ने वाले हैं और वे क्वेश्चन आपके 2021 की बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अच्छे से आपको ये सारे क्वेश्चन तैयार करने हैं और ये चैप्टर आपके टोटल 6 नंबर का है, यानी बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से आपके 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वीडियो को आपको शुरू से अंत तक देखना है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया गया है कि ऊर्जा के कोई 2 पारंपरिक स्रोतों के नाम लिखिए। तो ऊर्जा के कोई 2 जो पारंपरिक स्रोत हैं उनके क्या नाम है। इसमें पहला पारंपरिक स्रोत क्या है, कोयला, और सेकंड क्या है, पेट्रोलियम। तो ऊर्जा के कोई 2 पारंपरिक स्रोतों के नाम, ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें एक तो आपको लिखना है कोयला और सेकंड आपको लिखना है पेट्रोलियम। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जल संरक्षण के कोई 2 उपाय लिखिए। तो जल संरक्षण के कोई 2 उपाय लिखने हैं। इसमें पहला उपाय क्या है कि बारिश में छतों से वर्षा का पानी संचय करना चाहिए, कि बारिश में छतों से वर्षा का जो पानी इकट्ठा होता है उसको एक जगह एकत्रित करना चाहिए, उनका संचय करना चाहिए। और यह पानी कपड़े धोने में, बागवानी आदि कार्यों में हम उपयोग में ले सकते हैं। यानी बारिश में जो छतों से जो वर्षा का पानी है वो एकत्रित हो जाता है, उसको अलग संचय करना चाहिए और यह जो पानी है वो कपड़े धोने में, बागवानी में आदि कार्यों में हम उपयोग में ले सकते हैं। सेकंड उपाय क्या है कि खेतों में सिंचाई के लिए नई तकनीक की फवारा विधि या टपकन बूंद विधि का उपयोग करना चाहिए। यानी खेतों में सिंचाई के लिए जो नई तकनीकी है, जो नई विधियां हैं, पहले इसमें फवारा विधि और टपकन जो बूंद विधि है इनको हमें अपनाना चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2021 की जो बोर्ड एग्जाम होगी उसमें एक क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल संभर प्रबंधन के क्या उद्देश्य हैं। जल संभर प्रबंधन के उद्देश्य आपको बताने हैं और ये क्वेश्चन आपके रिपीटेड है काफी बार बोर्ड एग्जाम में और सप्लीमेंट्री एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। और इस बार 2021 की बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। यानी जल संभर प्रबंधन के आपको उद्देश्य लिखने हैं। तो इसमें पहला उद्देश्य क्या है कि भूमि एवं जल के प्राथमिक स्रोतों का विकास करना। भूमि एवं जल के जो प्राथमिक स्रोत हैं उनका विकास करना। और दूसरा उद्देश्य क्या है कि सूखे एवं बाढ़ को शांत करना और निचले बांध एवं जलाशयों का सेवा काल बढ़ाना। यानी पहला उद्देश्य भूमि एवं जल के प्राथमिक स्रोतों का विकास करना और दूसरा है इसमें सूखे एवं बाढ़ को शांत करना और निचले बांध और जलाशयों का सेवा काल बढ़ाना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से आपको तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दोनों ही क्वेश्चन काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि नागार्जुन सागर अभयारण्य
किस राज्य में स्थित है। यानी नागार्जुन सागर अभयारण्य है वो कौन से स्टेट में स्थित है, कौन से राज्य में स्थित है, तो कौन से राज्य में स्थित है, आंध्र प्रदेश। यानी नागार्जुन सागर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, आपके आंध्र प्रदेश में। तो अच्छे से आपको तैयार करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया गया है कि मनाली अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो मनाली अभयारण्य कौन से स्टेट में या कौन से राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर क्या आएगा, हिमाचल प्रदेश। यानी मनाली अभयारण्य वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो दोनों ही क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक क्वेश्चन आपके 2021 की बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इन दोनों क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि ये चैप्टर आपके 6 नंबर का है और इसे एक 1 मार्क का क्वेश्चन जरूर आएगा। तो 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए आप इनको तैयार कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया गया है कि प्राकृतिक संसाधन का तात्पर्य क्या है। यानी प्राकृतिक संसाधन की आपको परिभाषा लिखनी है। तो प्रकृति से प्राप्त तथा बिना किसी बदलाव के परिवर्तन के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाले सजीव या निर्जीव वस्तुएं प्राकृतिक संसाधन कहलाती है। यानी प्रकृति से प्राप्त या बिना किसी बदलाव के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाले सजीव या निर्जीव जो वस्तुएं हैं वो क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाती हैं। तो इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपके 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके वनों के संरक्षण हेतु 4 उपाय लिखिए। यानी वनों का संरक्षण करने हेतु कौन कौन से 4 उपाय हैं, तो वो 4 उपाय आपको अच्छे से याद करने हैं। इसमें पहला उपाय क्या है कि कृषि एवं आवास के लिए वन भूमि के उन्मूलन एवं झूम पद्धति की खेती पर रोक लगाई जानी चाहिए। यानी कृषि एवं आवास के लिए वन भूमि के उन्मूलन एवं झूम जो पद्धति है, झूम खेती है, उस पर आपको रोक लगाई जानी चाहिए। दूसरा उपाय क्या है कि वनों की कटाई को रोकने के लिए ईंधन व इमारती लकड़ी के नवीन वैकल्पिक स्रोतों को काम में लिया जाना चाहिए। यानी वनों की कटाई को रोकने के लिए ईंधन व इमारती लकड़ी के नवीन वैकल्पिक स्रोतों को काम में लिया जाना चाहिए। तीसरा उपाय क्या है इसमें कि सामाजिक वानिकी को अधिक से अधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। यानी सामाजिक वानिकी है उसको अधिक से अधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। उसके बाद में 4 नंबर उपाय है कि वन संरक्षण के नियमों एवं कानूनों की सख्ती से अनुपालना कराई जानी चाहिए। यानी वन संरक्षण के नियमों एवं कानूनों की सख्ती से अनुपालना कराई जानी चाहिए। तो इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से तैयार करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया गया है कि झूम खेती से क्या तात्पर्य है। यानी झूम खेती की आपको परिभाषा लिखनी है। झूम खेती से आपका क्या अभिप्राय है। और सेकंड क्वेश्चन इसमें दिया गया है सामाजिक वानिकी के 2 प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। यानी सामाजिक वानिकी के 2 प्रमुख घटक हैं, उनके आपको नाम भी लिखने हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे झूम खेती। यानी झूम खेती क्या होती है, तो इसके अंतर्गत किसी क्षेत्र विशेष की वनस्पति को जलाकर राख कर दिया जाता है, जिसे वहां की भूमि की उर्वरता में वृद्धि होने से 2-3 सालों तक अच्छी फसल होती है। जब भूमि की उर्वरता में कमी आती है तो यही प्रक्रिया दूसरी जगह दोहराई जाती है। यानी झूम खेती क्या होती है, इसके अंतर्गत किसी क्षेत्र विशेष की वनस्पति को जलाकर राख कर दिया जाता है, जिसे वहां की भूमि है उसकी उर्वरता में वृद्धि हो जाती है, बढ़ जाती है। और वृद्धि होने से 2-3 सालों तक वहां की जो फसल है वो बहुत ही अच्छी होती है। लेकिन जब भूमि की उर्वरता दोबारा कम हो जाती है, उसमें कमी आ जाती है, तो यही प्रक्रिया दूसरी जगह पर दोहराई जाती है। तो इस प्रकार की जो खेती होती है वो क्या कहलाती है, झूम खेती कहलाती है। उसके बाद में है सामाजिक वानिकी के प्रमुख घटक। तो सामाजिक वानिकी के 2 प्रमुख घटक आपको याद करने हैं। इसमें पहला घटक क्या है, कृषि वानिकी। पहला घटक क्या है, कृषि वानिकी। और सेकंड घटक क्या है, ग्रामीणों द्वारा सार्वजनिक भूमि पर वृक्षारोपण। यानी ग्रामीणों द्वारा सार्वजनिक भूमि पर वृक्षारोपण करना। तो ये 2 घटक
आपको तैयार करने हैं और झूम खेती के बारे में भी आपको अच्छे से याद करना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2021 की बोर्ड एग्जाम में कन्फर्म पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया गया है कि भारत में प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कब, कौन सा और कहां अस्तित्व में आया। यानी भारत में प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कब, कौन सा और कहां अस्तित्व में आया था। तो हम बात करें, देखिए भारत के अंदर जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व है वो सन 1986 में नीलगिरी कर्नाटक में आया था, उसके अस्तित्व में आया था। कि भारत में प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कब, तो कब की जगह आपको लिखना है 1986 में, कौन सा नीलगिरी है और कहाँ, यानी कर्नाटक। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो अच्छे से आपको ये तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया गया है कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन क्या है, प्रत्येक के दो दो उदाहरण दीजिए। यानी एक तो नवीकरणीय संसाधन है और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन, तो इनकी परिभाषा लिखनी है और इनके दो दो आपको एग्जाम्पल बताने हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नवीकरणीय संसाधन की। यानी नवीकरणीय संसाधन क्या होता है, तो वे संसाधन जिनका उत्पादन एवं उपयोग बार बार किया जा सके। यानी वे संसाधन जिनका उत्पादन एवं उपयोग बार बार किया जा सके और इनकी आपूर्ति दोबारा आसानी से संभव हो, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। और ये संसाधन असीमित होते हैं। यानी वे संसाधन जिनका उत्पादन एवं उपयोग बार बार किया जा सके और इनकी आपूर्ति दोबारा आसानी से संभव हो, ऐसे संसाधन क्या कहलाते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। और ये जो संसाधन होते हैं ये असीमित होते हैं। और उदाहरण के लिए सौर ऊर्जा व पवन ऊर्जा के लिए ये संसाधन सूर्य और पवन हैं। यानी उदाहरण के लिए सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के लिए ये संसाधन सूर्य और पवन होते हैं। सेकंड है आपके अनवीकरणीय संसाधन। तो अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है कि ये वे संसाधन होते हैं जिन्हें पुनः उत्पादन नहीं कर सकते। यानी एक बार ही हम इसका उपयोग कर सकते हैं, दोबारा उपयोग हम नहीं कर सकते हैं। यदि जीवन में एक बार ये समाप्त कर दिए जाते हैं तो ये पुनः प्राप्त नहीं किए जा सकते। अगर लाइफ में हम इनको एक बार समाप्त कर दें तो इन्हें दोबारा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। और इस प्रकार के जो संसाधन हैं वो क्या कहलाते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। और उदाहरण के लिए कोयला और पेट्रोलियम, तो अनवीकरणीय संसाधन कोयला और पेट्रोलियम होते हैं, इनके एग्जाम्पल हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके है, बड़े बांधों के निर्माण से उत्पन्न समस्याओं का उल्लेख कीजिए। यानी बड़े बांध हैं उनके निर्माण से जो उत्पन्न समस्याएं हैं उनका आपको उल्लेख करना है। तो पहली समस्या क्या है, सामाजिक समस्याएं। अब सामाजिक समस्याएं क्या होती हैं कि बड़े बांधों के निर्माण से बड़ी संख्या में किसान और आदिवासी विस्थापित होते हैं और उन्हें मुआवजा नहीं मिलता है, और यदि मिलता है तो वह क्षतिपूर्ति के लिए काफ़ी कम होता है। यानी बड़े बांधों के निर्माण की जो सबसे बड़ी समस्या है वो सामाजिक समस्या है। और इस समस्या में बड़े बांधों के निर्माण से बड़ी संख्या में किसान और आदिवासी विस्थापित होते हैं और उन्हें मुआवजा भी नहीं मिलता है। यदि उन्हें मुआवजा मिलता है तो वह क्षतिपूर्ति के लिए काफ़ी कम होता है। सेकंड समस्या क्या है, आर्थिक समस्या। अब देखिए आर्थिक समस्या क्या होती है कि बांध निर्माण में जनता का बहुत अधिक धन लग जाता है, जबकि उस अनुपात में अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता और प्रभावित लोग आर्थिक रूप से और अधिक पिछड़ते हैं। यानी आर्थिक समस्या, बांध निर्माण में जनता का बहुत अधिक धन लग जाता है जबकि उस अनुपात में अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता और जो प्रभावित लोग हैं वो आर्थिक रूप से अधिक पिछड़ते हैं। तीसरी समस्या क्या है, पर्यावरणीय समस्याएं। तो बड़े बांध निर्माण में बड़े स्तर पर वनों का विनाश होता है और ये जैव विविधता की क्षति होती है, उसकी हानि होती है और प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, भूकंप, सूखा, इनका खतरा बढ़ जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपके काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में और सप्लीमेंट्री एग्जाम में
पूछा जा चुका है। इस बार 2021 की बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से तैयार करना है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।